नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग आमवत व्याधि इस पे चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और इसीलिए चिकित्सक लोग जो हैं सर्वश्रेष्ठ क्यों होते हैं? जब वो अपना चिकित्सा को अच्छा करते हैं, उसमें कुछ नया सुधार लाते हैं। आज हम लोग आमवत व्याधि जो हमारे पास सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी 7 बजे का जो मेरा क्लास हो रहा है, यह मैं सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ जो एक नॉर्मल कोई भी इंसान होगा ना उसको भी समझ जाएगा। अगर हम ज्यादा श्लोक बोलेंगे तो ठीक है, वो हाई लेवल का रहता है, लेकिन सिंपल सिंपल चीजों से भी अगर कोई चीजें बता दी जाए तो याद रहती है। और जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो हम हेतु पे विचार करते हैं, संप्राप्ति पे विचार करते हैं, तो वो हमें क्लियर रहता है, एकदम क्लियर क्लियर में। और मैं इसको जो भी अभी लेक्चर ले रहा हूँ ना, तो इस पे मैं, और ये 75 लेक्चर्स का एक सीरीज चल रहा है मेरा 7 बजे का, अलग अलग व्याधियों पे, अलग अलग लक्षणों पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पे मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ और किस तरह से सिंप्लीफाई करके बहुत जटिल बीमारियों को मैं सिंप्लीफाई करके बता पाऊं, इसका मैं कोशिश करता हूं। सभी को प्रणाम करके मैं आमवत व्याधि के बारे में बताऊंगा। आप लोग भी अपना अपना मत रखिएगा। आप लोग भी चिकित्सक हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब के थ्रू पूरे दुनिया में जा रहे हैं, फेसबुक के थ्रू पूरे दुनिया में जा रहे हैं। जहां पर भी हमारे चिकित्सक बैठे हैं, कभी अगर हम रहे या न रहे इस दुनिया में, कभी भी वो चाहेंगे आमवत व्याधि पे डिस्कस करना, उनको उस समय भी समझ आ जाएगा कि हमने क्या चर्चा किया था। आमवत व्याधि जो है ना, एक जैसे चोर हमारे घर में आता है तो वो कोई शोर नहीं करता है, उसको चोरी करना होता है, उसी तरह से यह चोर के पैर की तरह ये हमारे शरीर में आमवत व्याधि हो जाता है। इसका मूल कारण क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे जकड़ के प्रवास कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई शरीर में ठंडी की वजह से या बहुत ज्यादा बारिश की वजह से अपने, या फिर ट्रैवलिंग की वजह से, अगर ये लॉन्ग टाइम पे बार बार हो रहा है, तो कोई ना कोई बीमारी आने लगता है। और कोई के जैसे कमर है, कमर में वो जकड़ाहट होने लगता है, या फिर जॉइंट में दर्द होने लगता है, और एक सर्टेन एज के बाद होने लगता है। सभी को होगा नहीं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि आमावस्था जो है वो अग्निमांदक की अवस्था बच्चों को भी है, तो ये आमवात की कंडीशन कम एज में भी होने लग रहा है। और कभी कभी क्या होता है, पेन होने लगता है, तो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स दे देते हैं। घुटना दर्द हो रहा है, फिर ये एल्बो जॉइंट दर्द हो रहा है, या फिर रिस्ट जॉइंट दर्द हो रहा है, तो पेन किलर्स देते हैं, तो ब्रूफेन दे देंगे या इंजेक्शन लगा देंगे। तो जो गलत चिकित्सा दी जाती है और आम दोष पे ध्यान नहीं दिया जाता है, दुर्लक्ष्य किया जाता है। या फिर किसी को फीवर आ गया
तो एंटीपायरेटिक जो दवाइयां दी जाती है, क्रोसिन, पैरासिटामोल, कॉम्बिफ्लेम, उसकी वजह से आम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके वजह से ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगता है। आम जाके जहां जहां श्लेषक कफ है या फिर अवलंबक कफ है, वहां जाके वो कफ को हटा देगा और खुद जाके बढ़ जाएगा, क्योंकि कफ और आम एक जैसे ही रहते हैं, एक जैसे ही भाई हैं वो। तो उनको कफ को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। इसी तरह से एस्पिरिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, ऐसे पेन किलर दवाइयों की वजह से यह संधिवात भी, अगर किसी को संधिवात भी है, वह भी आमवात में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये आमावस्था से शुरू होता है, रसगत व्याधि है, जहां पर जाठराग्नि मंद रहता है, रसाग्नि मंद रहता है, और वहां पे आम संचिति बहुत ज्यादा होने लगता है, और फिर ये व्याधि हो जाता है। मुझे ये कहना है कि हम लोगों ने प्रत्यात्म लक्षण पढ़ा है, मतलब ये आमवात को कैसे पहचाने, तो बड़े जॉइंट्स में ये होता है। और वृश्चिक दंशवत वेदना, जिस तरह से बिच्छू काट रहा है उस तरह से वेदना होती है। दूसरा, ये एक जगह नहीं रहता है, एक दिन इस घुटने में रहेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, संचारी वेदना होती है, और शोथ भी होता रहता है। तो आम बात को समझना और जानना, और पेशेंट। अब दूसरा बात, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एलोपैथी साइंस और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है। दोनों साइंस बहुत ग्रेट साइंस है अपने अपने तरीके से, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी में मैं आप लोग को एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आयुर्वेद में हम लोगों ने कार्य कारण भाव पढ़ा है ना, कि कोई भी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, हेतु का सेवन करने से संप्राप्ति होती है, दोष दूष्य सम्मूर्छना होती है, ख वैकुंठता होता है, स्थान संशय होकर व्याधि होती है। तो हम लोग हेतु पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एलोपैथी साइंस में क्या डिफरेंस है कि वो कार्य को देखते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई लिपिड है, तो कोलेस्ट्रॉल को वो देख के, रिपोर्ट देख के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का दवाई देंगे, लेकिन वो कारण पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। वो सब पूरा पैथोलॉजी पढ़ेंगे कि लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, फैट्स का चीज खाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो हेतु सेवन बंद ही नहीं करते हैं। हेतु सेवन बंद करेंगे तो पूरा ही बंद कर देंगे कि आप स्नेह ही मत लो बस, लेकिन उनका अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पूरी तरह से। धात्वग्नि का कॉन्सेप्ट, भूताग्नि का कॉन्सेप्ट, आम का कॉन्सेप्ट उनका है ही नहीं ये चीज। तो वो लोग कार्य पे ध्यान देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो भी दवाइयां दी जाती हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल की, तो उससे वो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, पेशेंट को लगता है वाह कितना अच्छा बढ़िया डॉक्टर है, एमडी फिजिशियन है, इसने हमको कोलेस्ट्रॉल कम करके दिखा दिया। लेकिन हेतु सेवन वहां रहा तो फिर से आ जाता है, तो उसको वो बंद करते ही नहीं है, मतलब वो बोलते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। और जो हमारा हेतु, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता निवृत्ति रामास्यासो संप्राप्ति जागति आगति, मतलब दोष कैसे दुष्ट हो रहे हैं, उन्होंने दुष्यों को कैसे दूषित किया है, दोष दुष्य सम्मूर्छना कैसे हुए, इन सब पे हम जो विचार करके फिर हम हेतु को बंद कराते हैं। संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, संक्षेप में क्रिया योग क्या है कि निदान का परिवर्जन करना, तो वो व्याधि आगे होगी नहीं। और हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग 5 चीजों से निदान करते हैं। पहले हेतु देखते हैं, फिर पूर्व रूप देखते हैं, रूप देखते हैं, फिर उपशय अनुपशय देखते हैं, फिर संप्राप्ति, और फिर इस हिसाब से हम व्याधि को विनिश्चय करके और फिर हम चिकित्सा पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम निदान, हेतु सेवन बंद करते हैं। और जितना विस्तार से आयुर्वेद में हेतुओं पे बात किया गया है, उतना कोई भी पैथी में, कोई भी साइंस में नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग आयुर्वेद की चिकित्सा को, अब आज के जमाने में कोई भी एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वह चिकित्सा करने में कहाँ सफल है, तो उनके पास मशीन है, उन्होंने फिजिक्स का यूज किया है, केमिस्ट्री का यूज किया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। वो जो नए नए टेक्नोलॉजी है उसमें वो बहुत आगे हैं, सर्जरी में आगे हैं, इमरजेंसी में आगे हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन वो जो हेतु पे उनका अभी तक उतना नॉलेज अभी तक नहीं हुआ है, उस पर रिसर्च नहीं हुआ है। जब तक वो अग्नि का कॉन्सेप्ट या फिर आम का कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे नहीं, और जो हम धातुओं का कॉन्सेप्ट है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इससे शरीर बना है, वो लोग भी मानते हैं, ब्लड लिम्फ ये सब मानते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका देखने का तरीका अलग है, वो केमिकली वो शरीर को मानते हैं। हम लोग दोष धातु मल के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, अब हम अभी बस मुझे ये कहना था कि आयुर्वेद में कार्य कारण भाव पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और जो कारण है उसको ज्यादा हम लोग अभ्यास करते हैं। केस टिकिंग के टाइम पे हम लोग कारण पे ज्यादा जोर देते हैं। तो अभी आमवत होने के लिए क्या कारण होता है, तो अपक्व अन्न बहुत ज्यादा शरीर में रह रहा है, जाठराग्नि मंद रह रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इंसान मन से नहीं खाना खा रहा है, या फिर अरोचक है, या फिर अनन्नाभिलाषा है, आस्य विरस्य है,
ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जाठराग्नि मंद है तो अन्न जो है वो अपक्व स्थिति में रह रहा है और आमावस्था में रह रहा है, और वो आमाशय से या पच्यमानाशय से पचन पूरी तरह से 100% नहीं हो रहा है, और वो जैसे का जैसा है, 50% पच रहा है, 50% वैसा है, और वो आमावस्था में ही वह शरीर में टिका हुआ रह रहा है। दूसरा क्या है कि आहार रस के साथ ये जो आम है, आम मतलब जो एक पॉइजन है, जो मतलब अपक्व अन्न का आहार रस है, जिसको हम आम विष बोलते हैं, यह रक्त में उसी तरह से मिल जाता है, जैसे का जैसा है, रस में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। उसके बाद में ये पूरे शरीर में संचरित होते रहता है। जहां जहां पर इसको स्थान संशय मिलता है, जहां जहां ख वैगुण्यता मिलती है, ख वैगुण्यता के बाद स्थान संशय होता है, जहां जहां पे ख वैगुण्यता, जहां पे वीक पॉइंट मिलता है, वहां जाके ये बैठ जाता है, खासकर श्लेष्म स्थान में, संधियों में रहता है। फिर जहां पे हृदय है वहां पे अवलंबक कफ रहता है, जहां जहां उसको जगह मिलेगा वहां जाके आम संचित होने लगता है। तो और ये ख वैगुण्यता आने का कारण क्या है, वो भी हमें, एक तो आहारात्मक हो गया, विहारात्मक क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है और शरीर को रक्षा नहीं किया जा रहा है, बारिश में भीग गए, तो वो हो सकता है। या एक ही जगह बैठे हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो ट्रेन जाती है ना, जो मतलब जैसे यूपी और बिहार के लोग बहुत ज्यादा मजदूर वर्ग होते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मजदूर वर्ग आते हैं मुंबई में, पुणे में और पूरे देश में आते हैं, तो जनरल बोगी में वो लोग ठचाठच भर के जा रहे होते हैं, तो वो लोग को ना 3-3 दिन तक सफर करना होता है। तो कभी कभी मल मूत्र अपान वायु का अवरोध करके और जकड़ के बैठना पड़ता है, स्पेस कम है और लोग ज्यादा हैं, और उनको ऐसे बैठ के 2-2 दिन तक वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो जो अकड़ के बैठना, यह भी एक स्थान संशय का, ख वैगुण्यता का कारण होता है, और वे आम जाके वहां पे संचित हो जाता है। तो कोई ना कोई संधि हो गया, वो जाके जकड़ जाता है, स्वेलिंग आने लगती है। और ये जैसे मैंने कहा कि चोर रास्ते से ये बीमारी आती है, धीरे धीरे आने लगती है, पता नहीं चलता है, कहीं सूजन आने लगेगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े ज्वाइंट्स में इधर इधर जकड़ेगा, उधर जकड़ेगा, फिर डॉक्टर्स लोग पेन किलर्स दवाइयां देंगे, ऐसे ही बीमारी बढ़ते जाती है। इसी तरह से और भी क्या कारण होते हैं, लक्षण स्वरूप में भी देखें, हेतु स्वरूप में भी देखें, तो पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, या साम मल रहना, पेट साफ हो रहा है लेकिन वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, वो पेट शरीर में मल जो है वो पेट में जमा रह रहा है, अवरोध होना या अवरोध करना, मल वे को धारण करके रखना, रोक के रखना, यह भी एक कारण हो सकता है। तो जो मल है वो जाए डायरेक्ट जाके ब्लड में मिक्स होके, रक्त धातु में मिक्स होके पूरे शरीर में फैल जाता है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। या पचने में जड़ अन्न है, इतना गुरु पदार्थ का सेवन किया जा रहा है, इतना गुरु पदार्थ कि पच नहीं पा रहे, अपनी जाठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, और ना एक्सरसाइज किया जा रहा है कि अग्नि को प्रदीप्त किया जाए, और मिठाइयां बहुत ज्यादा खाई जा रही हैं, यह भी एक कारण होता है आमावस्था और आमवात व्याधि के लिए। यहाँ बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, आजकल क्या बोला जाता है कि कैलिफोर्निया का बादाम खाने से बुद्धि अच्छी हो जाती है, अग्नि अच्छी नहीं है लेकिन बादाम खिलाया जा रहा है बच्चों को या बड़ों को, तो वो बादाम जो है वो बादाम बाताम वायु को भी बढ़ाता है और आम को भी बढ़ाता है। हम जितना पचा सकते हैं उतना ही खाना चाहिए, अगर अति प्रमाण में खाएंगे ड्राई फ्रूट्स, या फिर मिठाइयां ज्यादा प्रमाण में खाएंगे, या फिर बाहर का जो जंक फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, और वड़ा पाव है, जो भी है मैदा के बनाए हुए चीजें हैं, वह चीज जाके पेट में जाके चिपक जाता है। बिस्किट है, एक तरह से वो पेट में जाके चिपक जाता है, निकलता है। मैदा भी आप देखेंगे तो वो फाइन आटा होता है, तो वो जाके पेट में जाके चिपक जाता है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा अग्नि को मंद करता है। कोल्ड ड्रिंक्स है, अग्नि को मंद करता है। खाने के बाद फिर खाना खाना, ये अग्नि को मंद करता है। फिर मिक्सचर या फरसान खाना, या फिर जो पकोड़े बहुत ज्यादा खाया जाता है, अग्नि मंद है लेकिन पकोड़े का टेस्ट बहुत अच्छा है, तेल वाला चीज है और बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। या चूड़ा खाया जाता है, अभी देखिए थोड़े दिन में पितृपक्ष खत्म हो जाएगा ना, तो सब नवरात्रि आएगा, और नवरात्रि के बाद दिवाली आएगा, सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे हिंदू धर्म के। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा मिठाइयाँ खाया जाता है, इतना ज्यादा खाया जाता है कि अति हो जाता है, और वह अग्निमंद होने का कारण होता है। या फिर किसी किसी को बस में या ट्रेन में कैसे भी बैठ उठ के और ट्रैवलिंग करना पड़ता है और कंटिन्यू करना पड़ता है, वह भी एक कारण हो जाता है। या फिर दीर्घ काल तक बुखार रहना, किसी को फीवर रह रहा है, आम का पचन नहीं किया जा रहा है, और बार बार एंटीपायरेटिक एलोपैथी के ड्रग से उसको दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, बुखार तो निकल जाता है लेकिन जाठराग्नि को प्रदीप्त करने का कोई चिकित्सा नहीं है, ना आम को पचाने की चिकित्सा है। तो आम अगर आपके शरीर में, ऐसा इमेजिन करिए
50 kg अगर आम है, आम दोष है, जो अपक्व अन्न है, एक तरह से कीचड़ है, वो जो मतलब पचा भी नहीं है, ऐसे का ऐसे है, पानी को सोख के रखा है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है, ऐसा आम अगर पूरा बॉडी में है और भूख नहीं लग रही है और वो जाके जॉइंट्स में जाके बैठ गया, कितना भयंकर बीमारी हो जाएगा। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे आमवात होता है। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कारण पे थोड़ा डिस्कस करिए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप थोड़ा बताइए, आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं, आपका अनुभव जो है वो शेयर करिए कृपया। जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा सर, आपने तो पूरे हेतु बता ही दिए हैं, लेकिन सबसे जो बेसिकली देखा जाता है कि इसमें मंदाग्नि के कारण ही ये उत्पन्न आम और वायु के चल गुण के कारण जहां जहां जाएगा, और खास करके स्पेशली ज्वाइंट जितने भी संधि है वहां पे इसका एक्युमुलेशन होता है और ये उत्पन्न होता है। लेकिन सवाल उठता है कि मंदाग्नि क्यों उत्पन्न हुआ। तो मंदाग्नि का आज सबसे बड़ी जो कारण देखा जा रहा है कि लोग कभी भी ये विचार नहीं करते हैं कि खाने में भूख लगी है या नहीं। समय का ये सबसे बड़ा हेतु देखने को मिलता है कि लोग खाना जो खा रहे हैं समय से खा रहे हैं, भूख से नहीं। भूख के अंदर बहुत पेशेंट को तो जब पूछेंगे कि भूख लगती है तो बोलते भूख क्या होता है। मतलब बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको ये भी पता नहीं है कि भूख लगी है कि नहीं। गाड़ी में हम डीजल पेट्रोल भरवाते हैं जब डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है तब। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल है और फिर भी भरवा ले। लेकिन यहाँ भूख के बारे में उनको ये पता नहीं है भूख लगी है कि नहीं, टाइम से खाना खाना, और ये सबसे बड़ा आम उत्पन्न करने का कारण होता है। दूसरा क्या है कि आज सर देखेंगे कहीं भी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो जो खाने का पैटर्न है वो कितना बुरा हो गया है कि खाने के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं। ये अग्नि को मंद करने का सबसे बड़ा है। खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये भी अग्नि को मंद करता है। मिठाई को वो लोग एक्स्ट्रा खाना समझते हैं, जबकि कितना हाई कैलोरी होता है। जब हमारा पूरा खाना परिपूर्ण हो जाता है उसके बाद फिर जो है हम ऊपर से मिष्ठान्न खाते हैं। और ये जो सबसे बड़ा हेतु ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, अध्यासन करते हैं। खाने का मतलब जो बोला गया है कि 1 टाइम खाना, 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, तो इस तरह का जो हम उम्र का भी विचार करना चाहिए कि हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है। हमारी कैलोरी बर्न नहीं हो पा रही है, लेकिन कैलोरी का जो इंटेक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो यही सब कारण है जिसके कारण आम की उत्पत्ति मंदाग्नि होती है, और मंदाग्नि के कारण आम का उत्पत्ति हो रहा है। और बहुत सारे पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि खाना खाए और एसी में चले गए और खाना खा के तुरंत सोना, ये भी देखे हैं। जब भी पेशेंट आता है तो वो ये भी देखने को मिला है कि वैसे लोग आते हैं जो ज्यादा एसी यूज करते हैं, खाना खाए और एसी में चले गए, वो भी एक बहुत बड़ा हेतु होता है। तो यही सब हेतु सर मिलता है। जी सर। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। अब वैद्य शशि तिवारी मैम, आप इस पे कुछ अपने विचार रखिए, आपको कुछ कहना है। जी सर, प्रणाम सर, बहुत बढ़िया बताया सर ने। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सबका वही लॉजिक है सर। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उनको बोलो ना कि भूख लगने पर खाना खाओ, तो सबके अंदर एक गलत सी बात बैठ गई है। तो हमें तो भूख नहीं लगती, हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, तो हमारे अंदर तो कमजोरी आ जाएगी। मतलब आप उनको समझाओ तो उनका ऐसे रिएक्शन होता है जैसे पता नहीं आप दुनिया का कौन सा गुनाह कर रहे हो, मतलब कौन सी गलत बात बता रहे हो। तो लोग खाने के लिए, मैं एक दिन बोले नहीं थे फोरम पर कि आज की जनता सिर्फ ये बात परेशान है कि उसको कितना ज्यादा खा ले खा ले खा ले, जो हाली खाए है, तो उस वजह से है। तो एक तो खान का है, और बिहार का भी बढ़िया बढ़िया वही है, इसी में रहना, सारी चीजें। और सबसे बड़ा टेंशन लेना जिन लोग का भी आदत है, या मैंने देखा है आमवात उन लोग को भी ज्यादा होता है सर, जो लोग दिखावे की जिंदगी बहुत जीते हैं। क्योंकि जो लोग भी दिखावे की जिंदगी जीते हैं वो अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। तो उनकी बॉडी में भी उसी तरह की 2 तरह की सेल्स बनती हैं, एक इधर वाली एक उधर वाली। मतलब एक पॉजिटिव थॉट की बनेगी तो एक नेगेटिव थॉट की बनेगी, और फिर दोनों लड़ना शुरू करती हैं। जो मॉडर्न वाले कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब जिसकी मेन वजह कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है या द्वंद्व बोला जाता है। और हमारे धर्मशास्त्र में भी यही है, हमारे अध्यात्म में भी यही है कि बीमारी का कारण यही है। जैसे शिवानी जी बोलते हैं कि अगर आपको गाली देकर खुश होती है तो गाली दो, लेकिन खुश रहो, ये नहीं कि अंदर से परेशान हो। तो लोगों का जो दिखावे वाला जिंदगी जीना है कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल बन रही हैं, और वो ऑटो इम्यून डिसीज या आम वात या जो भी इस तरह की इनक्यूरेबल डिसीज जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न वाले कहते हैं,
उसकी वजह है सर सबसे ज्यादा। और ऐसे लोग को इंडाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कल अभी मेरे यहाँ फंक्शन था 2 अक्टूबर को, तो राज्यपाल जी आए हुए थे इसमें, जो है पुरोहित जी जो है, तो वो बोल रहे थे पंजाब के जो गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक, तो वो कह रहे थे कि जो हमारा अंदर जलन होता है, ईर्ष्या होता है, सामने वाले से कंपैरिजन होती है। तो ये सारी जो चीजें, बात भी सही है, हर कोई आपके पास कितना है मुझसे संतुष्ट नहीं है, हम दूसरे के पास क्या है वो हमें चाहिए, उस वजह से हम परेशान है। तो ये जो वजहें हैं जो हमारे मानसिक हेतु हैं, हमारे आहार विहार तो है ही, और उसके अलावा हमारा मानसिक हेतु जो है वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है आमवत में। क्योंकि आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिच फैमिलीज में भी आमवत के बहुत पेशेंट निकल रहे हैं। तो रिच फैमिलीज में क्यों निकल रहे हैं, उसके पीछे वजह है, कई सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको हो रहा है कि सर मैं काम तो कर रहा हूँ, बट मतलब लेडीज की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे पास अभी तक आमवत के मेल पेशेंट नहीं है, जितने मैंने देखे हैं सर वो फीमेल पेशेंट्स ही देखे हैं। तो वहां पर वजह वही है कि वो काम करना तो नहीं चाहती हूँ, उनको काम करना पड़ रहा है या दुनिया को दिखाने के लिए जी रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आमवत के साथ टेंडेंसी फीमेल में ज्यादा होती है। सर आप अपना बताएं। ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहते हैं इस विषय पे कुछ कारण के रूप में? जैसे कि इन्होंने बता दिया शारीरिक आहार, शारीरिक लक्षणों के लिए आहार बता दिया, विहार बता दिया, और मानसिक कारण बता दिया। बाकी ठंडा पानी पीना और ज्यादा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये जो है ना, कोका कोला किसको पसंद है? वो बस देख के वर्ल्ड कप में ये पी रहे, गौतम गंभीर पी रहे तो हम भी पियेंगे, विराट कोहली पी रहे तो हम भी, ये दिखावे का जिंदगी है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना ये जरूरी नहीं है शरीर के लिए, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग पी रहे हैं, बस पी रहे हैं। तो और या फिर ठंडा पानी पीना या बहुत ज्यादा पानी पीना, जरूरत नहीं है तब भी पानी पीना, यह भी अग्नि को मन करता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो अग्नि को उपहत करते हैं और आमवत व्याधि को करते हैं। बाकी आप लोग को जो कहना है वो आप लोग कहिए, पहले मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ लक्षण पे, फिर आप लोग जरूर कहिए, सभी को यहाँ पर चांस दिया जाएगा। इसके लक्षण अगर देखेंगे आमवत व्याधि के, तो जहां जहां श्लेषक कफ है, अवलंबक कफ है, तर्पक कफ है, सब जगह जाके और ज्यादातर मूवमेंट जहां हो रहा है संधियों में, वहां जाके आम संचित होके आम और वात यह व्याधि कर रहे हैं। वात भी है तो वहां पे ज्वाइंट पेन भी हो रहा है, वहां पे नॉर्मल जो श्लेषक कफ है वो उसको हटा दिया जाता है, स्नेहन जो है उसको कम कर दिया जाता है। तो इसके टिपिकल सिम्टम क्या है कि वृश्चिक दंशवत वेदना, जिस तरह से बिच्छू काटता है उस तरह से बहुत सीवियर पेन होने लगता है, और संचारी वेदना और शोथ होना, मतलब एक बार एक जॉइंट में होगा, फिर दूसरे जॉइंट में होगा, फिर तीसरे जॉइंट में होगा। और इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि वात रक्त होता है वो छोटे जॉइंट्स में होता है, हाथ के पर्व संधि जो रहते हैं या पैर के पर्व संधि से शुरू होता है, छोटे जॉइंट से शुरू होगा, फिर बड़े जॉइंट तक जाएगा और वहां पे बर्निंग होगा। आम बात में क्या होता है, बड़े जॉइंट से शुरू होता है और फिर ये छोटे में जाके पूरे शरीर में फैल जाता है, ये होता है। और अलग अलग टाइम पे ये शिफ्टिंग होते रहते हैं, वात रक्त उतना शिफ्ट नहीं होता जितना ये शिफ्ट होता है। उसी तरह से शुरुआत में ये जब होता है तो जॉइंट जो है वो ऐसे अकड़ जाता है, लॉक हो जाता है, फिर उसको खोलने में बहुत मुश्किल होता है, वो लॉक होना, जकड़ जाना ऐसा हो जाता है। या फिर जॉइंट्स के अलावा भी पूरे बॉडी में जकड़न हो जाना, पूरे कमर में जकड़न हो जाना। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी, तो जिस तरह से दरवाजा होता है वैसा उनका आमवत इतना बढ़ गया था कि पूरा पीठ जो था वो लकड़ी की तरह एकदम ऐसे पूरा ये फ्लैट हो गया था, इतना ज्यादा आम था। और वो आगे झुक नहीं सकती थी, टर्न नहीं कर सकती थी, इतना ज्यादा उनको तकलीफ हो रहा था। इसी तरह से आमवत व्याधि में जॉइंट्स में कट कट क्रिपिटेशन आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे आम है और कहीं ना कहीं विकृति है, तो कट कट आवाज आना जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, संधिवात में होता है, ऐसा इसमें नहीं जरूरी है। उसी तरह से जब वो मोशन को जाते हैं तो पेट साफ नहीं होता है ठीक से, या फिर बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, वो कितने बार भी धोने से गुद द्वार साफ नहीं हो पाता है, कोमोड में भी वो चिपका रहता है बहुत ज्यादा, इतना चिपचिपाहट वाला रहता है। और पेट में गैस रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, सुबह उठने के बाद बहुत मुश्किल से पेट साफ होता है। और ज्यादा जोर देंगे तो या तो प्रवाहिका हो जाएगा या ये हो जाएगा, अर्श व्याधि हो जाएगा, लेकिन उनका खुल के पेट साफ नहीं होता। तो लैक्सेटिव लेके पेट साफ करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आम का और साम मल का जो लेयर है वह तब पेट में ऐसे जमा ही रहता है, तो इन लोगों को कभी भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता। ऐसे जब होने लगे, जॉइंट्स में पेन होने लगे और मेन फीवर आने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि आमवत है। फीवर आए या ना आए, लेकिन आमवत में जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग होने लगता है। भूख जो होता है बहुत कम हो जाता है, अग्निमंद रहता है, जीभ बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है, कोटिंग रहता है, उत्साह नहीं आता उनको,
कोई भी काम में, उठने में, बैठने में, चलने में, जीने में भी उत्साह नहीं आता, इतना ज्यादा आम संचिति रहती है। और शोथ रहता है, स्वेलिंग रहता है। स्वेलिंग मतलब सूजन, पूरा सूजन हो जाती है। दूसरा, शोथ के साथ में ग्रह, ग्रह मतलब पकड़ लेता है, ऐसे लॉक हो जाता है जॉइंट्स। उसी तरह से शूल होता है, शूल मतलब वेदना होती है, सुई चुभोने की तरह, बिच्छू काटने की तरह वेदना होती है। और आज एक जगह है, दूसरे कल देखें तो दूसरी जगह। और जब बादल आते हैं तो ये बढ़ जाता है, या फिर बारिश का सीजन होता है तब ये बढ़ जाता है और सीवियर होता है। गर्मी के टाइम पे ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आम जो है वो पचने लगता है थोड़ा थोड़ा, और पसीना भी आने लगता है, तो ये थोड़ा ठीक रहता है। उसी तरह से उपशय अनुपशय से कैसे देखें कि गर्म पानी के सेक से अच्छा लगने लगता है। गर्म कोई भी ऐसे हीट करने वाला कोई भी चीज रहा, उससे पेशेंट को अच्छा लगता है। तो मतलब ये आम बात ही है। अगर वातरक्त में अगर हम लोगों ने सेक दिया तो वो बढ़ जाता है, बर्निंग, तो वो वातरक्त होता है। आम बात में सेकने से अच्छा लगता है। आम बात में अगर जॉइंट्स में टच करके देखेंगे तो जहाँ पे स्वेलिंग है वो भाग गर्म लगता है, ये टिपिकल सिम्टम है। इसी तरह से तेल अगर लगाया कोई भी हमने, जैसे नारियल तेल, तिल तेल, तो थोड़ा देर अच्छा लगता है, लेकिन दुखना बढ़ जाता है। मतलब स्नेहन जो है, स्नेहन से अनुपशय मिलता है। स्नेहन जो है आम बात में असात्य है, पेशेंट को बिल्कुल भी स्नेहन नहीं करना चाहिए। जो लोग स्नेहन करते हैं या बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती देने से शुरू करते हैं, वो लोग गलत डॉक्टर होते हैं, और उसको हम लोग छद्मचर वैद्य बोलते हैं, या पेशेंट का प्राण लेने वाले ऐसे वैद्य बोलते हैं। तो उनसे हमें बच के रहना चाहिए। उसी तरह से बुखार आना, ये टिपिकल सिम्टम होता है। और जो लेफ्ट साइड है वहां छाती में जकड़न होती है, दुखने लगता है बहुत ज्यादा, ऐसे हृदय ग्रह रहता है, क्योंकि आम जाके रस धातु का मूल स्थान हृदय है, हृदय से ही पंप होता है पूरे बॉडी में रस और रक्त। अगर वहां पे ही जाके व्यान वायु की दृष्टि है, अपान वायु की दृष्टि है, मल पूरा रुका हुआ है, तो वो आम है हृदय में जाके जमा हो जाता है, तो हार्ट को पंपिंग करने में मुश्किल होता है। तो इसके वजह से पेन होने लगता है, हृदय जकड़न जैसा फील होने लगता है। उसी तरह से सुबह उठने के टाइम पे तो पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें 2 घंटे लगते हैं पूरा बॉडी को सही करने में, सारे जॉइंट्स जकड़ जाते हैं। और जब थोड़ा मूवमेंट होता है तो पेशेंट को ठीक लगता है, नहीं तो पूरा शरीर अकड़ गया तो अकड़ गया, ऐसे सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने बहुत सारे आमद के पेशेंट ठीक किए हैं और रिजल्ट भी आए। सर आप अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। वैद्य वर्षा कौशिक मैम, आदित्य सर, आप बताना चाहेंगे आमवत रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, तकदीर सिंह जी, अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दिया हूं, कृपया आप लोग बोलिए। कुछ सिम्टम्स आप लोगों को और कुछ याद आ रहे हैं तो बता सकते हैं, रिपीट हुआ तो भी चलेगा। अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सर आम बात के तो कई पेशेंट को सही हुआ है। मैं थोड़ा इसका चिकित्सा बताऊं क्या सर? चिकित्सा पे हम आ रहे हैं, पहले लक्षण बता दीजिए आप, लक्षण बताइए। लक्षण तो वही बोले सर, स्टिफनेस होती है, वेदना जो है एक तरह ने मतलब शिफ्टिंग पेन होते रहता है, कभी इस ज्वाइंट में कभी उस ज्वाइंट में, जहां भी आम जाके जमा होता है वो डिस्टर्ब करता है। और आपने बोला सर कि रुक्ष श्वेत वगैरह करने, गर्म किसी चीज से श्वेत करने से जो है उसको आराम मिलता है। यही सब चीज से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। मल का पूछते हैं कि मल जो हो रहा है वो डूबता है या नहीं है, सामावस्था है आमावस्था है, वो देखते हैं। तो पॉट में मल चिपक भी रहा है क्या, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज तो और सर है कि उसका अधिकांशतः पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री, ज्वर की हिस्ट्री मिलती ही है। पहले ज्वर होता है और ज्वर में यही है कि ध्यान नहीं दिया जाता है आम का, और फिर वो नॉर्मल आहार विहार करते हैं, हाई डोज का एंटीबायोटिक लेते हैं, उनकी अग्नि मंद होती है, और एक नॉर्मल डाइट पे रहने के कारण आम की उत्पत्ति होती है, और ये सब कारण होता है। जी अच्छा, सर, यही सब होती है। इसमें ये बताइए कि मल डूबता है कि तैरता है। में सामावस्था रहेगा, मतलब कि डूब जा रहेगा तो सामावस्था है, तैर रहा है तो निरामावस्था है। बराबर जी। तो इससे हम चिपक रहा है पॉट में अगर चिपक रहा है। जी सर। बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। सर वो अगर उसमें चिपक जा रहा है, जैसे पानी डालने पर भी, फ्लैशिंग करने पे भी अगर नहीं जा रहा है तो वो साम मल्ले समझते हैं। और उसका पहले जो है शाम की मतलब
जो भी है आम का पाचन का ही पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा ट्रीटमेंट आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है सर, मेडिसिन के बारे में बाद में चर्चा हाँ, करते हैं। जी मैं सर, तो यही ये सब। सोच रहा हूँ कि जब शौचालय नहीं थे और लोग खेत में जाके करते थे मतलब ऐसे कल्पना करिए, इमेजिन करिए, हम्म। जब मोदी जी नहीं थे और न लोग खेत में जाके करते थे और किसी ने बहुत ज्यादा मल त्याग किया है और कोई जाएगा अननोन इंसान और उसको चप्पल में लग गया, तब कितना उसको चिपक जाता होगा, कितना उसको मतलब ऐसा लगता होगा कि क्या चिपक गया, गोंद से भी ज्यादा डेंजरस वो ऐसा चिपक जाता होगा, कितना मतलब भयंकर ये ऐसा दृश्य होता होगा। आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे पास आम मत के पेशेंट आते हैं ना, तो हमको उनको परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तो आप एक्सरे कराइए, एमआरआई कराइए, उससे हमें डायग्नोसिस होता है कि हाँ कहाँ कहाँ है। और ये आगे लेटर स्टेज में, जैसे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, ये डिफॉर्मिटीज भी आता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है वो चीजों से। तो हम और जब हमको इसको परीक्षण करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आता है कि जैसे कि उंगलियां देखते हैं वो सूजी हुई रहती हैं, जो अपना गला है वो पूरा गर्दन का भाग जकड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में कंधे जो हैं फ्रोजन शोल्डर की तरह हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं। कमर है वो जकड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में बटक एरिया, फिर अपने घुटने, नी जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, ये सब में स्वेलिंग आने लगती है और वो भी शिफ्टिंग रहता है। तो इससे और ये देखना चाहिए कि अपने आप जो सहज रूप से या नैसर्गिक रूप से कौन से जॉइंट्स हिल रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। फिर जॉइंट्स को परीक्षण करके कट कट आवाज आ रही है क्या, वो देखना चाहिए। जीभ को देखना चाहिए, जीभ में कितना चिपचिपाहट है, जीभ में कितना व्हाइट कोटिंग है, वो देखना चाहिए। पेशेंट से पूछना चाहिए कि मल बताओ आपका कैसा है, और बुखार आता है क्या, हल्का हल्का शरीर में बुखार रहता है क्या, भूख कितना लगता है, टाइम होने पे खाना खाते हो कि भूख लगने पे खाना खाते हो, वो देखना चाहिए। उसी तरह से पेट दबा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट दबाने से पेशेंट का जान निकल जाए, इतना ज्यादा दर्द रहता है। और आमाशय में, पक्वाशय में कहाँ कहाँ उसको वेदना है, स्पर्शास्थ है आम की वजह से, वो हमें पता चल जाता है। बहुत ज्यादा वेदना नहीं होगा लेकिन डिस्कम्फर्ट उसको लगेगा जब हम उसको पूरी तरह से पाल्पेट करके देखते हैं। दूसरा, हम लोग उपशय अनुपशय से देखते हैं कि पेशेंट को गर्म पानी से या रुक्ष स्वेद से या नमक सालवण स्वेद से या ईंट के स्वेद से उसको थोड़ा ठीक लगता है, हलचल में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, उसको एक्सरसाइज करने से, चलने फिरने से अच्छा लगता है। कम खाना खाया या भूखे रहे तो पेशेंट को उपशय मिलता है तो अच्छा लगता है। इसी तरह से रोटी बना रहे उसमें एरंड तेल और शुंठी डाल के वो रोटी खाने को दिया, पेट साफ होने से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तब हमें पूरी तरह से पता चल जाता है ये आमवात व्याधि है। तो इसमें हमको चिकित्सा पे अब हम आते हैं, मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर अखिलेश तिवारी जी भी बताएंगे और शशि मैम भी बताएंगी, सब और भी जिनको बताना है वो बता सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में पंचकर्म करने के लिए हमें निषेध किया गया है, स्नेहन नहीं करना है इसमें, कोई भी जो स्निग्ध स्वेद है वो नहीं देना है। इसमें ड्राई वाला, जैसे बालू को जो सैंड होता है उसको भून दे कढ़ाई में और कपड़े में डाल के पोटली बना के उसका सेक लें, या नमक के जो खड़े होते हैं पत्थर उसका गर्म करके और उसका सेक लें, या जो ईंट के टुकड़े होते हैं उससे सेक लें। तो मतलब रुक्ष स्वेद इसमें बताया गया है। और बस्ती नहीं देना है, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती नहीं देना है। देना है तो वैतरण बस्ती दें। वैतरण बस्ती के लिए 100 ml गोमूत्र और 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको मिक्स करके और 200 ml तक हम लोग एक एक पेशेंट टू पेशेंट डोज रहता है, लेकिन एक अंदाज से 200 ml तक हम लोग देते हैं। जब वो देते हैं तो पेट साफ होता है और उसके बाद बहुत ज्यादा आम निकलता है। ऐसा हम 7 दिन देने के बाद फिर हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो हम उसमें बहुत ज्यादा आम है तो आम का पहले पचन करेंगे, अग्नि को दीप्त करेंगे, और उसके बाद में पेन पे काम करना है तो महाविषगर्भ तेल ही अलाउड है। महाविषगर्भ तेल अलाउड है, कुट्टम चुक्की आदि तेल अलाउड है। और जो शोधन बस्ती, उत्क्लेशन बस्ती, शमन बस्ती, ऐसे जो बस्ती के प्रकार बताए पंचकर्मा में वो देना है। बाकी कोई नीरू और कोई भी इसमें अलाउड नहीं रहता। बाकी और क्या दवाइयां देते हैं तो सिंहनाद गुग्गुल, जिस तरह से सिंह होता है बहुत सारे हाथियों पे भारी पड़ता है, और तो इस तरह से सिंहनाद गुग्गुल देते हैं। और एक और बोलते हैं कि सिंह को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, इसी तरह से यह आमवात व्याधि है वो एक सिंह की तरह है, तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, इसलिए सिंहनाद गुग्गुल इसका प्रयोग करते हैं। सिंहनाद गुग्गुल में एरंड तेल होता है, एरंड तेल आम का भी पचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, इसलिए वो देते हैं। लाक्षादि गुग्गुल देते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं दीपन पाचन के लिए।
लाक्षादी गुग्गुल इसलिए देते हैं कि गुग्गुल है वो लेखन करेगा, आम का पचन करेगा, और लाक्षा में ऐसा गुणधर्म रहता है जहां जहां कट कट आवाज आ रही है या ऑस्टियोपोरोसिस है या डिजेनरेटिव चेंजेस है, उसको वो हील करता है। संधान्यगढ़ में लाक्षा आता है। अगर वेदना बहुत ज्यादा है तो हम लोग वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, लवंग आदि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। या खाने के बाद सौभाग्य शुंठी को आधा चम्मच गर्म पानी के साथ देते हैं। एरंड पाक को 1-2 चम्मच सुबह सुबह देते हैं। या फिर हमारे सर ने बोला है कि आधी जवार बाजरी की रोटी, अदरक लहसुन की चटनी सुबह लेना है, दोपहर में जो कुल्थी होता है उसका दाल का युष पीना है, और शाम को हल्का खाना खाना है। और हो सके तो दाल को या चावल को भुनने के बाद, सूखा भुनने के बाद उसका दाल बना के या चावल बना के वो खाएं, और वो भी सूर्यास्त के पहले खाना खाएं। जितना लंघन करेंगे उतना ये फायदा होता है। बिना भूख के बिल्कुल नहीं खाना खाना है। इसी तरह से अगर बहुत जॉइंट्स में जकड़न है तो लेप गोली आता है। लेप में शुंठी है, वत्सनाभ है, जो पेन किलर दवाइयां है, कुचला है, उसका हम लेप लगाते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। खाने के बाद महारासनादि क्वाथ देने से फायदा होता है। एरंड मुलादी बस्ती, जब अमावस्था निकल जाती है तो एरंड मुलादी बस्ती का प्रयोग करते हैं, और पानी में शुंठी डाल के देते हैं, षडंग पानी पीने को देते हैं, शुंठी सिद्ध जल देते हैं। इसी तरह से एरंड तेल डाल के रोटी बना के और वो खाने के लिए देते हैं। जिनको सिंहनाथ गुग्गुल नहीं बर्दाश्त होता, सिंहनाथ गुग्गुल से पेट दर्द होता है, लूज मोशन ज्यादा होता है, तो उनको क्या करना है कि सिंहनाथ गुग्गुल को घी के साथ लेना है। किसी किसी को सिंहनाथ गुग्गुल लेने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, यूरिन में जलन होती है, पेट में बहुत ज्यादा आग आग होती है, जलन होती है पेट में, और पूरे बॉडी में खुजली आती है। तो हम लोग सिंहनाथ गुग्गुल ना देके गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करें, तो यह भी आमवात में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जिनको गुग्गुल ही सूट नहीं करता, उनको शुंठी और एरंड तेल दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बाह्य उपचार में जो हम लोग रुक्ष स्वेद बोलते हैं, सालवण स्वेद, लवण वाला जो स्वेद है वो दें। इसी तरह से किसी किसी को लेप से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने कहा वत्सनाभ है, कुचला है, शुंठी है, ऐसे जो गर्म द्रव्य, अगरू है, जिस ऐसा लेप लगाने से भी जिनको दाने दाने रैशेस आ रहे हैं, तो उनको बरगद का या एरंड के पत्ते को सरसों के तेल में या एरंड के तेल में भून के, बरगद के पत्ते या एरंड के पत्ते या अर्क के पत्ते, इसको डाल के और बांध देना है। उसकी गर्मी की वजह से यह पेन कम हो जाता है, आम भी कम हो जाता है, शोथ भी कम हो जाता है। जिनको लेप लगा के भी फायदा नहीं होता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना फायदा होता है, उनको जो अर्क के पत्ते हैं वो ऐसे पत्ते लेके आइए और बांध दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन अर्क का जो दूध रहता है वो आंखों को लग गया तो तकलीफ हो सकता है, क्षार बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। इसी तरह से एरंड मूल का काढ़ा को चाय की तरह शुंठी डाल के सुबह शाम दे सकते हैं। इसी तरह से पेशेंट को ना शरीर को ढक के सोने के लिए बोलिए, फैन में नहीं सोना है, एसी में नहीं सोना है, सोना है तो कंबल डाल के, ब्लैंकेट डाल के सोना है। और जो ये मैट्रेस रहता है या गद्दी रहता है, गादी, उस पे न सो के उसको लकड़ी के ऊपर कंबल डाल के सोना है, चद्दर और शॉल डाल के ऐसे सोना है। मतलब जितना वो गद्देदार पे सोएगा ना, उसका वो व्याधि और बढ़ जाता है। उसी तरह से कृश व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, तो उसको पहले ताकत बढ़ाना पड़ता है, तो एरंड पाक जो रहता है वो खाने के लिए दें, 2-2 चम्मच सुबह शाम, तो उससे बढ़ता है। और ऐसा बोला है कि आमवात की अवस्था में दूध से भी परहेज करें, दूध भी पचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, घी भी नहीं पचता है, तो बिल्कुल दूध और घी ना दे, आम पचने के बाद फिर दूध और घी दे। इसी तरह से ज्वाइंट्स अगर जकड़ गया है बहुत ज्यादा, कोई अंग जकड़ गया है, सूजन आ रहा है, तो हम रात में गुग्गुल, शुंठी, पुनर्नवा, हरित की, फिर आम्र हरिद्रा या फिर कुक्कुट नखी, वचा, इसका लेप लगाते हैं, गरम थोड़ा करके महानारायण तेल डाल के, पानी डाल के, और उसका लेप लगाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रात भर रखते हैं, सुबह उसको निकाल देते हैं। तो ये सारे द्रव्य जो मैं फिर से बोलता हूँ, पुनर्नवा, गुग्गुल, शुंठी, हरित की, आम्र हरिद्रा, कुक्कुट नकी और वचा, ये जो है ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, आम का भी पचन करते हैं, बाह्य उपचार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हाथ पैर में चींटियां काट रही है, टिंगलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है और चींटियां काटने जैसा वेदना हो रहा है या फिर कुछ अजीब फीलिंग हो रहा है, तो क्या करना है, वचा का चूर्ण को पूरी तरह से संज्ञा स्थापन गण में, और उष्ण भी है, आम का भी पचन करता है स्थानिक, तो इसलिए वचा चूर्ण का उद्वर्तन करना है, पूरे बॉडी में रगड़ देना है, रगड़ने को बोलना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेप गोली जो जिनको नहीं सूट करते हैं, उनको निर्गुंडी, एरंड, नीम, अजवाइन, सौंफ, वचा, शुंठी, इसको लेना है और ना सेक के, और जहां जहां हुआ है वहां पे पुलटिस टाइप डाल के और बांध देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है।
इसी तरह से भल्लातक का जिनको साथ में, तो भल्लातक का तेल लेके और उसको नारियल तेल में मिक्स करके, डायरेक्ट भल्लातक नहीं लेना है, भल्लातक के तेल को नारियल में डाइल्यूट करके और उसका लेप लगाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या महाविषगर्भ तेल, कोट्टम चुक्की आदि तेल, तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। अगर आमवात व्याधि है और बार बार शौच हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है और चिपका चिपका हो रहा है, एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हरितकी चूर्ण को रात को देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर शौच में अवरोध हो रहा है तो गंधर्व हरितकी दें और वो गर्म पानी के साथ दें, तो उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। इसी तरह से पेट साफ नहीं हो रहा है और मल जो है वो चिपका चिपका नहीं है, तो गुड़ुची और हरितकी दें, अमृत हरितकी दें, तो गर्म पानी के साथ दें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें सिंहनाथ गुगुल दे सकते हैं, जो सिंहनाथ गुगुल जो स्वर्ण माक्षी युक्त रहते हैं वो दे सकते हैं, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, अमृतादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, फिर आम वातारी गुगुल, आम वातारी रस, महावात विध्वंसक रस, अश्वगंधा पाक, रासना सप्तकवात, ये सब दें। और विरेचन करने के लिए हरितकी हो गया, आरगवद हो गया, सोनामुखी हो गया और एरंडमूल, ये देने से, या दशमूल और त्रिफला, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पूरे बॉडी में अगर हमें सामावस्था निकल गई है, निरामावस्था आ गई है, तो निर्गुंडी का हम निर्गुंडी, एरंड, नीम ऐसे पत्तों को लेके और जो हम स्टीम बॉक्स में डाल के स्वेदन देते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन आमावस्था जाने के बाद। अब आप लोग बताइए, अखिलेश तिवारी जी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए, आप आमवात में जी अखिलेश सर। तिवारी जी कैसे दे दें? देखिए म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बोलिए सर। जी सर। सर ये पहला हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि पेशेंट्स भले वो ज्वर की हिस्ट्री हो या नहीं हो, महासुदर्शन चूर्ण ही देते हैं। और इस देने का उद्देश्य यही होता है कि महासुदर्शन से उसका आम का बढ़िया से पाचन हो जाता है। और त्रिभुवन कीर्ति रस, ये दो हमारा पहले किसी भी प्रकार का आमवात का पेशेंट आता हो, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक हो, समावस्था हो या निरामा हो, 7 डेज से 10 डेज तो पहले हम ये देते ही हैं। और 7 डेज तक हम उसको सोंठ का पानी सुबह शाम 1-1 कप पिलाते हैं। बोलेंगे कि लगभग हाफ चम्मच सोंठ का पानी को 4 कप में उबाल करके आधा या 1 कप बना लीजिए, सुबह सुबह वो लेना है और शाम को भी लेना है। सप्ताह में 1 से 2 बार हल्दी का पानी पिलाते हैं सर। हल्दी की जो गांठ होती है उसको उबलवा करके, इसका भी लेप भी हम देखे हैं कि एक्यूट रिजल्ट देता है। सूठी और हल्दी का दोनों का पानी में लेप बनवा के थोड़ा सा उसको हल्का उष्ण करके और फिर सुकोष्ण उसको लेप लगवाते हैं, तो जिस जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है और दर्द भी हो रही है वो तुरंत आराम मिलता है इसमें। और कैसोर गुगुल, चूंकि ये जो है जो आम है वो ब्लड के माध्यम से हमारा सभी जगह पे जाता है, तो ब्लड का जो आम की जो स्थिति है, मतलब वहाँ जो उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने के लिए कैसोर गुगुल तो एड ऑन करते ही हैं, अमृतादि गुगुल रहता ही है सर। और आपने तो सभी यूज कर दिए। महाविषगर्भ तेल के साथ सेंधवादी तेल भी हमने यूज करके देखा है, कई पेशेंट को उससे आराम मिलता है, कोई जो है इससे दिक्कत नहीं होता है, तो सेंधवादी तेल भी यूज करते हैं और महाविषगर्भ तेल भी यूज करते हैं। और वही रुक्ष स्वेद करते हैं। लंघनम परम औषधम, लंघन पे यूज पे डालते हैं उसको कि मूंग दाल का यूज वगैरह ही सिर्फ लेना है। यूज जो भी बनाना है उसमें काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सूठी, जीरा वगैरह का ही तड़का लगाना है। और ऐसा करने से बहुत जल्दी सर आराम मिलता है। 1 सप्ताह से 10 दिन में ये पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट सही चल रहा है, और इससे उसको उम्मीद हो जाता है कि हम ठीक हो जाएंगे। जी सर। हाँ बहुत बढ़िया बताए डॉक्टर हरीश बत्रा जी। आप एक दिन बता रहे थे कि आपके बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं आमवात के, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए कृपया, अगर आप ऑनलाइन हैं तो कृपया बताइए। या डॉक्टर अनुराग कुमार जी, डॉक्टर तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जागीर सिंह जी, डॉक्टर आकाश जी, वर्षा कौशिक मैम, आमवात के पेशेंट का कुछ बताइए अनुभव, कुछ बोलेंगे आप लोग? अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। सिम्टम्स बता सकता हूँ सर मैं, सिम्टम्स अगर आपने पूछा था। बताइए सर छोटे जॉइंट्स में पहले टेंडरनेस आता है, मतलब छूने में दर्द करता है।
फिर वो दर्द बढ़ने लगता है तो फीवरिश जैसा लगता है। जब दर्द बढ़ने लगता है तो गर्म भी होने लगता है, तो वार्मथ आती है टेंडरनेस के बाद। फिर फीवर आता है। फिर जब वो बार जैसे दर्द कर रहा है, गर्म हो रहा है, तो स्टिफनेस आने लगती है, हल्की हल्की मसल मतलब सॉफ्ट टिश्यू टाइट होने लगता है। और फिर जॉइंट इरोजन, धीरे धीरे पेन होते हैं, तो धीरे धीरे महीनों भर में जॉइंट में थोड़े ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। फिर स्टिफनेस होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ जिसके कारण गर्म हुआ। और फिर जब हीलिंग होती है तो उसके कारण फाइब्रोसिस होती है, मतलब टाइटनेस आ जाती है वहां पे। फिर गर्म होता है, ऑटो एंटीबॉडीज लगती है, फिर टाइटनेस आ जाती है, तो स्टिफनेस आती है और जॉइंट्स के जो ओरिएंटेशन है स्टिफनेस इरोजन के कारण बदल जाते हैं। तो सर हम लोग तो इसलिए करते हैं एलोपैथिक, इसलिए करते हैं एक्सरे कि हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। तो और इम्यूनोसप्रेसेंट्स इंजेक्शन ऐड करें क्या अगर जॉइंट बहुत तेजी से खराब हो रहा है, कि इनिशियल स्टेज है तो स्टेरॉइड से काम चला है इस तरीके से, या सर एनएसएआईडी से काम चला है। वो सर आप ठीक है, आप ये बताइए, जो हम लोग विचार करते हैं कि अग्नि मंद हो रहे हैं और ये सारे हेतुओं का सेवन है, ठंडा पानी पीना, कॉफी पीना, कॉफी पी के पानी पीना, ये आपको कैसा लगता है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर? सर मैं फ्रैंकली बोलूं तो जैसे घुटनों की परेशानी है किसी को, या कोई ऐसे लंबे समय से कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो करीब 80% लोगों में, वेगली 80% लोगों में उनकी गट तो खराब रहती ही रहती है। मतलब या तो गैस बनता है, या डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, या मोशन ढंग से नहीं जाया जाता है इस तरीके से, या भूख कम लगती है, तो अग्निमान जिसमें आ गया, अनुलोम का आ गया, दीपन पाचन का आ गया। सर ये तो है ही है सर। और उसके ऊपर अगर कोई ठंडा पिए तो वो और विर मतलब, और जैसे बोलते हैं नीम ने नमक, जले पे नमक छिड़कना, तो बराबर। वो वैसा काम करता है। हाँ, तो ये जो जी अग्नि का कॉन्सेप्ट है ना, ये आयुर्वेद का यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर हम लोग बेसिक को समझ लेना तो इसको ठीक करना एकदम इजी हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर आकाश जैन जी, आप कृपया कुछ बोलिए। डॉक्टर आकाश जी, डॉक्टर वर्षा मैम, कुछ बोलिए आप प्लीज। हरीश बत्रा जी तो नहीं बोल रहे हैं, अभी बिजी हैं। कोई कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे कुछ और बताना चाहता हूँ। इसमें ना पथ्य पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा आहार, हमारे पेशेंट का आहार रस कैसा बन रहा है, और सात धातुओं का जो अग्नि है वह कैसा है, अपक्व अपक्वपना या फिर सामता हो रहा है कि नहीं, ऐसा आहार और विहार वो चेक करना चाहिए। बिना भूखे खाना खा रहे हैं, टाइम कैसा है उसका, दिनचर्या कैसा है, रात्रि जागरण कैसा है, ये सब हमें चेक करना चाहिए। वेगावरोध है, ये सब चेक करना चाहिए। इसी तरह से उसको पत्थे पत्थे में ताजा ताजा रोटी और सब्जी ये खाना है। अदरक का सेवन करना है, शुंठी, लहसुन, मरीच का सेवन करना है, जो आम को पचाए, अगर उसको हम खाने में कुछ बोलना चाहते हैं तो। और उसको सबसे पहले स्ट्रिक्टली क्या बंद करना है कि ठंडी चीजें नहीं खाना है। जैसे दही नहीं खाना है, और लस्सी नहीं लेना है ठंडा वाला एकदम, आइसक्रीम नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है उसको। और क्यों नहीं खाना है तो बोलना है कि इससे ये सारे पानी छोड़ते हैं, ये सारी चीजें दही खाने से पानी छोड़ते हैं और स्त्रोतोरोध करता है सारा। अभिसंधि पदार्थ नहीं है, नमक नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, पापड़, मिठाइयाँ नहीं खाना है, मिक्सचर, फरसान, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरा है कि बैठने को बोलना है कि आप बैठे मत रहिए या खड़े मत रहिए एक ही जगह, मतलब स्थिर नहीं रहना है, चलते फिरते रहिए। लेकिन अगर बैठने का काम पड़ ही रहा है, दूसरा नहीं है, तो कम से कम उसको एक्सरसाइज करने को बोलना है। हर एक एक घंटे पे थोड़ा सा वॉकिंग करे, या थोड़ा सा ऐसे वॉकिंग हुए ना, तो वो जकड़न जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से किसी को भी ना नीचे नहीं, क्योंकि आजकल क्या है, टाइल्स का जमाना है। पहले गोबर से लिप देते थे, गोबर और पानी डाल के, और मिट्टी के घर होते थे तो ठंडी नहीं होती थी। आजकल क्या है, टाइल्स का जमाना है, लोग नंगे पैर ऐसे ही रहते हैं, तो पूरा ठंडक जाती है और वो जॉइंट में जाके बैठ जाता है, वात बढ़ जाता है बहुत ज्यादा शीत गुण से। और उसी तरह से बैठना है तो नीचे नहीं बैठना है, चटाई डाल के या ब्लैंकेट कंबल डाल के और शॉल, ये सब डाल के ही शॉल ओढ़ के ही बैठना है। एसी में भी बहुत ज्यादा नहीं रहना है। अगर एसी में रहना पड़ रहा है तो कुछ ऐसे उपाय करें, जैसे कान में रुई डाले, वो सारा चीज है कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बॉडी को। क्योंकि जो बोला है कि शरीरम अदु धर्मार्थ सुख साधनम, शरीर ही हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन है। शरीर की रक्षा नहीं करेंगे, सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालेत,
सब कुछ त्याग करके शरीर की रक्षा करें। शरीर है तो सब कुछ है। इसी तरह से खाने के टाइम पे गर्म पानी पिए, या बॉयल किया हुआ, बॉयल करके ठंडा किया हुआ पानी वो पिए, या शुंठी सिद्ध जल लें। और आप लोग ना केरल में जाएंगे ना तो सड़ंग पानी सब लोग पीते हैं, उससे कोई बीमारी नहीं होती। आम का पचन हमेशा होता रहता है, अग्नि अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि ठंडी से अपने आप को बचाना है। ठंडी अब एसी के रूप में हो सकता है, कृत्रिम, या फिर बारिश, या फिर बादल में ज्यादा नहीं घूमना है, जलाशय के पास नहीं जाना है, स्विमिंग नहीं करना है, पहाड़ों पे नहीं जाना है। जहां से भी वायु रहे, शीत गुण आए, वो सबसे बचना है। या हवा बहती है पूर्व दिशा की, उससे बचाना है। और हमेशा पेट साफ रहे, इस पे ध्यान देना है। रात में खाना नहीं खाना है, अगर खाना पड़ रहा है तो हल्का कुछ खा लें। अगर हम आमवात पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे क्या क्या बीमारी होती है, तो संधिगत आमवात होता है, हृदयगत आमवात जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज या रोमैटिक फीवर, वो मतलब इस तरह का आमवात जन्य ज्वर। अर्धांगवात होता है, शोथ होता है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग। फिर यही बढ़ के पक्वाशय में आम बहुत ज्यादा है और वो बहुत दिनों से है, तो आगे आगे संप्राप्तियों के अर्श हो सकता है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर मलावरोध रहता है, संधिवात, साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि रुक्ष स्वेद या लेप की जरूरत है, लेप और मूवमेंट ये करना बहुत जरूरी होता है। आमवात जो है वो 1 साल से अंदर रहे एक्यूट कंडीशन में तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये 1 साल से ज्यादा जाए तो ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। डिफॉर्मिटीज आ गई तो और मुश्किल हो जाता है, असाध्यावस्था तक जाता है। और कोई भी परिस्थिति में एलोपैथी की पेन किलर दवाइयां न लें, उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां लें, लेकिन पेन किलर को अवॉइड करें। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जितने भी हैं उसको कोशिश करें कि न लेना पड़े। और खाने में हमेशा याद रखें कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है आमवात के पेशेंट के लिए, तो एरंड तेल और शुंठी ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हर समय खाने के बाद या खाने में रोटी में एरंड तेल और शुंठी जरूर रात के खाने में या शाम के खाने में जरूर होना चाहिए। ये बेस्ट फ्रेंड है आमवात के लिए। अगर ये जब तक बेस्ट फ्रेंड है साथ में, कभी भी आमवात का प्रॉब्लम तकलीफ नहीं देगा। बाकी आप लोग बताइए सर। डॉक्टर मुकेश कुमार जी आप कोई अनुभव बताइए। तकदीर जी, वर्षा मैम, अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ और पॉइंट रह गए तो बताइए कृपया। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए सर। सर मैं इसमें सर सबसे पहले तो डाइट रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाता हूँ मैं पेशेंट को, जी क्योंकि पेशेंट अगर गलत चीजें खा रहा होता है कि मेडिसिन असर करेगी ही नहीं। जी उसमें सर सबसे पहले तो मैं सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बंद करवा देता हूँ। जी नहीं खाने और फ्राइड नहीं खाना, जैसे पराठा वगैरह होता है वो बिल्कुल नहीं खाना। और कोई भी चीज सीधी आग पर, सीधा आग के कांटेक्ट में आती है, जैसे रोटी हम कई बार आग पर सीधी सेक लेते हैं, वो नहीं खानी। तंदूर का कोई चीज नहीं खानी, पनीर बिल्कुल नहीं खाना, ये बंद करवाता हूँ। उसके बाद सर आम पाचन के लिए हम आम बतारी पट्टी देता हूँ मैं, आम बतारी रस, और साथ में माँ जोगराज गूगल, मारस अनादि क्वाड, अभिपत्ति कर चूरन, ये सब चीजें देता हूँ। काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेशेंट 1-2 हफ्तों में बता देते हैं कि 50% या 30 to 50% आराम आ गया है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। इसके अलावा कुछ आप लोग के दिमाग में कुछ है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर वो जैसे आजकल की जो फूड हैबिट है वो पहले तो बता चुके हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खाना खाते भी हैं, भूख लग भी रही है लेकिन अच्छे से नहीं, खुल के नहीं लगती है, प्लस उनको एक स्ट्रेस दिमाग में रहता ही है हमेशा। मतलब वो शांति से अच्छे से जैसे खाने को खाना चाहिए चबा के, वैसा नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से भी आम उत्पन्न होता है। और फिर ये जब आम की संचिति होने के बाद हम उनको कहेंगे कि लंघन करो, कि एक टाइम का खाना आप छोड़ दीजिए, मतलब चावल के मंड पे रहिए, तो भी उनको लगता है ऐसे कि तो वो तो एक ही टाइम खा रहे हैं, फिर हम मतलब सुबह के टाइम नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, या सुबह से मुझे भूख लग जाती है, जबकि उनको हकीकत में भूख नहीं लगती। अगर लगती तो आम दोष ही क्यों बनता। तो मैं उनको सर वैसे ही करती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि हल्का खाना खाएं, दलिया खाएं या खिचड़ी खाएं, पर मतलब लंघन तो कराना ही पड़ता है। फिर आप ऐसे करेंगी सबको तो वो बोलेंगे चिक चिक करने वाली डॉक्टर है, बहुत परेशान करती है, ये मत खाओ वो मत खाओ, लंघन करो मत खाओ, ये बहुत चिक चिक करते हैं, इससे दूर भागेंगे, एक पेन किलर खाएंगे आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या। तो फिर क्या करूं मैं। हाँ वो बोलते हैं बहुत परेशान करती है,
हर बात में चिक 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 चिक, ये मत खाओ, दही मत खाओ, पानी मत पियो, ये मत पियो। तो हाँ सर, बोलना तो पड़ता ही है, अब तो कैसे करूँ फिर, सब खाओ और एलोपैथ पेन सर फिर तो नस्या भी देना पड़ेगा सर, दिमाग भी हालत भी अगर कमजोर है तो नस्या भी लेकिन देना पड़ेगा। पेशेंट छोड़ना चाहे तब ना, अगर पेशेंट ठीक होना चाहे तो उनका इलाज तभी हम कर सकते हैं। अगर वो छोड़ना ही नहीं चाहते, ना नस से लेना, बोलेंगे नाक में तेल डालते हैं, बहुत ही बेकार नाक में कौन डालते हैं। जी सर। जो नहीं करेंगे उनके लिए तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम बोल सकते हैं कि आप जो खाना है खाइए, एंजॉय करिए बीमारी को। जी ठीक है, चिकित्सा उन्हीं का करना है जो हमसे हेल्प मांगते हैं। हाँ जागीर सिंह जी बताइए सर। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सर प्रणाम सर। मुझे थोड़ा सा पूछना था सर तकलीफ इसमें से। हाँ पूछिए। वो तंदूर की रोटी क्यों, मतलब तंदूर का बना हुआ कुछ भी चीज क्यों नहीं खाना? तंदूर तो मैदा से बनता है ना मैम। अच्छा। मैदा कितना चिपचिप होता है, वो पेट में जाके चिपक जाता है। हेलो हाँ जी बताइए। मैम, तंदूर का इसलिए होता है कि जब तंदूर में जो भी बनता है हैबिट होता है। जैसे अब चिकन खाएंगे तो हैबिट एडजस्ट हो गया, पनीर बनेगा तंदूरी, सोया चाप बनेगी तंदूरी, जी कुलचे बनेंगे, जो भी तंदूरी मोस्टली जितना खाना बाहर हम रेस्टोरेंट वगैरह ढाबे पे जाते हैं, रोटी वो मैदे की बनती है, इसलिए मना कर देते हैं। सारा कुछ ही हैवी होता है, बहुत कम चीजें दूध में हल्की हाँ जी जी। उसके अंदर घी काफी ज्यादा डलता है और डालडा घी डलता है ज्यादा। फिर हम इस चक्कर में हम कॉमन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो ना ही खाएं। जी कि जब हम खाने में तवे पे रोटी खा रहे हैं आज पर नहीं सोचिए, क्योंकि जो गैस होती है ना वो गैस काम करती है, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज्यादा वो हार्मफुल होती है। नॉर्मल बॉडी पे फिर बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ और डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कृपया बताइए, आप बोल रहे थे कुछ सर। सर मुझे पूछना था कि सर इसमें आम पाचक के साथ साथ हम क्या रस पाचक भी शुरू करेंगे? हाँ रस पाचक क्यों नहीं देंगे, देंगे, लेकिन रस पाचक केवल रस पाचक देंगे आप, वो तिक्तर साथ में, वो आम को बढ़ा सकता है सर। हमें पहले लंगन और कटु रस देने के लिए बोला है। जो इसका चक्रदत्त का सूत्र है ना कि लंगनम स्वेदनम कटुकम दीपनानी चा, बाद में तिक्त रस बोला है, क्योंकि ये हम पटोल इंद्र कुट की वो भी पचने में जड़ हो जाते हैं कुछ अवस्थाओं में। थोड़ा अग्नि बढ़ जाए तब तिक्त रस दे सकते हैं सर। और जिनको कटु रस साथ में नहीं है, जिनको कटु रस से तकलीफ होती है, अम्ल पित्त वगैरह है, उनको हम तिक्त रस पे जाते हैं। आपका सही है, रस पाचक देते हैं बराबर है, लेकिन हम सभी को रस पाचक देंगे तो नहीं होगा। जी सर जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा था, जो पेशेंट जिनको मानसिक जैसे कोई शोक है या भय है, ये इस तरह के जो हमारे इसमें कारण होते हैं मानसिक वाले, तो उसमें हम नशा दे सकते हैं? जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ा दीजिए, पहले 2-2 ड्रॉप से शुरू करिए, पाचन के बाद साथ में है कि नहीं वो देखना है। तो सर क्या उसमें पेन का एग्रीवेट नहीं करेगा? अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में डाला और गले में आमवात का स्थान संशय है तो वो आम को बढ़ा सकता है ना। हम तो 2 ड्रॉप डाल रहे हैं, 8 ड्रॉप डाल रहे हैं, वो तो आगे तक मस्तिष्क तक ही जा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा डालने से प्रॉब्लम है। जी सर। ओके 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 जी सर, थैंक यू। हमें कोई भी अपनी चिकित्सा भी नहीं देनी है जो आम को बढ़ाए। जी सर। क्या है ना, इसीलिए ज्वर की चिकित्सा में ये नहीं बोला कि पहले तिक्त रस दो, पहले बोला लंगनम स्वेदनम कालो या वागो तिक्त को रसा। तिक्त रस का कितना लेट है, बाद में। यस सर। बाद में, क्योंकि तिक्त रस की दवाइयां भी आम को उत्पन्न कर, बॉडी को अग्नि इतनी अच्छी नहीं होती कि तिक्त रस वाले द्रव्यों को भी पचाए, इसलिए अग्नि को बढ़ा के आम को पचा, वो भी आम पाचन में कटु रस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लवण रस, लवण भाग से चूर्ण देंगे भूख लगने लगती है, लवण रस, फिर कटु रस ऐसे बोला है, फिर अम्ल रस। अम्ल रस भी अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन तिक्त रस नहीं बोला है कि अग्नि को एकदम स्टिमुलेट करेगा। तिक्त रस हम देते हैं, बाद में देते हैं थोड़ा। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे वेतन वस्ती हम देते हैं, अगर सर उसे कंटेंट्स को अगर हम ओरली यूज करें, पेशेंट को वस्ती ना लेते हो पेशेंट, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ लेकिन गोमूत्र सब लोग लेंगे कि नहीं वो भी प्रॉब्लम है। अगर मुस्लिम पेशेंट है तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर पेशेंट अलाउ कर दे तो हम कर सकते हैं इसको ओरली हाँ यूज। लेकिन वो न कम मात्रा में आप दे रहे गोमूत्र, गुड़ का पानी और इमली का पानी, तो आमावस्था है तो पचेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो सर उससे पहले हम पाचन करना पड़ेगा जरूरी। हाँ
जी सर लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम ओरली लेते हैं तो वो अलग जगह स्नेह करता है, और अगर वस्ती लेते हैं तो अलग जगह पर स्नेह करता है। मतलब ओरली ओरली सब्स्टिट्यूट नहीं है वस्ती लेने का, मतलब हाँ किसी भी हालत, किसी भी उसमें। बराबर, क्योंकि वहां जाठराग्नि की क्रिया होती है। अगर अग्नि मंद है तो उसको नहीं पचा पाएगा, वो जाके वो जमा हो जाएगा और स्वेलिंग करेगा पूरे बॉडी में। और अगर मज्जा धातु पे तो वो वस्ती ही लगती है, हाँ मतलब अगर गहरे लेवल और पर मेन जाना हो। जो रास्ता जिसके लिए बनाया है, बस्ती के जी लिए जो रास्ता बताया वो नियर बाई है ना एयरवे, वो साफ करने का वो रास्ता, तो इसीलिए जी वो सही रहता है वैतरण बस्ती। ओके ठीक है हाँ सर। और वैतरण बस्ती नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि इंसान जब मर जाता है तो आत्मा जो रहती है ना, वो यम पथ पे जाके और जाते जाती है, तो आगे जाने पे यमराज के पास जाते हैं। यमराज के बाद जाने के बाद 100 योजन की या 1000 योजन की ऐसे लंबाई वाली वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी नदी में अपने पाप कर्मों के हिसाब से, और वो वैतरणी नदी में ब्लड रहता है, पस रहता है, हड्डियां रहती है, सड़े हुए मांस रहते हैं, उसमें इंसान मतलब आत्मा को गुजरना पड़ता है। अगर पाप किया रहेगा तो डूब जाएगा उसमें, और फिर नीच हीन योनि में, और वो दुखदायी नदी रहती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और अगर किसी ने पुण्य किया होगा या फिर गौदान किया होगा तो वो उसको पार कर लेता है। तो वैतरण बस्ती इसलिए बताया कि आमवत व्याधि भी नरक यातना जैसी है, जिंदगी के नरक यातना, तो वैतरण बस्ती उसी को पार करा देती है, पूरी को मतलब क्लियर कर देती है। पेट साफ हो जाएगा। और जैसे कि ये डाला है, गोमूत्र डाला हुआ है, गोमूत्र के तीक्ष्णता को बैलेंस करने के लिए गुड़ का पानी और इमली का पानी डाला हुआ है। क्षार को बैलेंस करने के लिए इमली पानी और गुड़, तो ये क्या करता है कि बैलेंस करके पूरा कचरा को, आम को निकालता है। आम निकलेगा, स्त्रोतोरोध दूर होगा, पेशेंट के जॉइंट्स खुल जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा फायदा। वो शशि तिवारी मैम, आपने वैतरण बस्ती का रिजल्ट देखा है क्या? हाँ सर, वो दीपा भाभी को दिया था ना वैतरण बस्ती, जब आपने दिलवाया था हाँ तो तुरंत उनका शोथ वोथ कम हुआ था, याद है ना? हाँ वही ना, वैतरण फिर के वो तुरंत इमीडिएट फायदा करती है, इसलिए वैतरण बस्ती हम्म, देना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। इस पे तो हम और चर्चा करेंगे बाद में, अभी इजाजत दीजिए। 8:15 8:15 पे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम सभी को। फिर हम प्रणाम सर। भाषा क्लिनिकल प्रणाम समाचार करेंगे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर।